अध्याय 23 भाग 2। हरमाइनी ने अपने पैकेट को चिथड़ों और कंबलों के बीच में सफाई से रखते हुए कहा, मुझे लगता है मैं उसका उपहार यहीं छोड़ दूं। फिर वो धीरे से दरवाजा बंद करते हुए बोली, ये उसे बाद में मिल जाएगा, ये अच्छा रहेगा। दरवाजा बंद करते ही उन्हें सीरियस देखा, जो पेंट्री में एक बड़ी टर्की लेकर आ रहा था। वो बोला, मेरे दिमाग में एक बात आई है, क्या किसी ने क्रीचर को हॉल में देखा है? हैरी ने कहा, हम जब यहां आए थे उस रात के बाद मैंने उसे नहीं देखा। उस समय तुम उसे किचन से बाहर निकलने का आदेश दे रहे थे। हम्म। सीरियस ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, मुझे लगता है कि मैंने भी उसे उसी समय आखिरी बार देखा था। वो ऊपर की मंजिल पर कहीं छिपा होगा। हैरी बोला, वो घर छोड़कर तो नहीं चला गया? मेरा मतलब है, जब तुमने कहा था बाहर निकलो तो हो सकता है उसने सोचा हो कि तुम उसे घर से निकल जाने का आदेश दे रहे हो। सीरियस ने जवाब दिया, नहीं नहीं, घरेलू जिन तब तक नहीं जा सकते जब तक कि उन्हें कपड़े न दिए जाए। वे परिवार के मकान से बंधे रहते हैं। हैरी ने उसकी बात का विरोध करते हुए कहा, अगर वे सचमुच चाहें तो मकान छोड़ भी सकते हैं। डॉबी ने ऐसा ही किया था। 3 साल पहले वो मेलफॉय का घर छोड़कर मुझे चेतावनी देने आया था। बाद में उसे खुद को सजा देनी पड़ी, लेकिन फिर भी उसने एक काम किया था। सीरियस एक पल के लिए थोड़ा परेशान दिखने के बाद बोला, मैं बाद में उसकी तलाश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि वो ऊपर की मंजिल पर मेरी माँ की पुरानी सलवार या ऐसे ही किस चीज के लिए आंसू बहाता मिलेगा। यह भी हो सकता है कि वो एयरिंग कपबोर्ड में घुसकर मर गया हो, लेकिन मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। फ्रेड, जॉर्ज और रॉन हंस दिए। बहरहाल हरमाइनी के चेहरे की हिकारत का भाव साफ नजर आ रहा था। जब उन्होंने क्रिसमस का लंच कर लिया तो विजली परिवार हैरी और हरमाइनी मिस्टर विजली से एक बार फिर मिलने जाने की योजना बनाने लगे। बावरे, नैन और ल्यूपिन भी साथ में जा रहे थे। बडंगस क्रिसमस पुडिंग और ट्राइफल के लिए समय पर आ गया था। वो इस मौके के लिए कार उधार ले आया था, क्योंकि क्रिसमस के दिन ट्रेनें नहीं चलती थी। हैरी को शक था कि वो कार को इसके मालिक की इजाजत के बिना लाया होगा। बहरहाल उसने पुराने से कार को जितना बड़ा बना लिया था जितनी बिजली परिवार की पुरानी फोर्ड एंग्लिया हुआ करती थी। हालांकि बाहर से यह सामान्य आकार की दिखती थी, लेकिन कार चलाने वाले मडंगस को छोड़कर अंदर 10 लोग आराम से बैठ सकते थे। मिसेस बिजली इसमें पहले बैठने पर झिझक रही थी। हैरी जानता था कि वे मडंगस को पसंद नहीं करती थी, लेकिन वे जादू के बिना यात्रा करना भी पसंद नहीं करती थी। उनकी इन दोनों नापसंदगियों में संघर्ष हो रहा था, लेकिन आखिरकार बाहर की ठंड तथा उनके बच्चों के आग्रह की जीत हुई और वे पीछे वाली सीट पर फ्रेड तथा बिल के बीच में बैठ गईं। सेंट मंगोस की यात्रा काफी जल्दी हुई, क्योंकि सड़कों पर बहुत कम गाड़ियां चल रही थी। जादूगरों और जादूगरनियों के छोटे समूह अस्पताल में घुसने के लिए चोरी से इधर उधर देख रहे थे। हालांकि सड़कें सुनसान थी। हैरी और बाकी लोग कार से बाहर निकले। बडंगस कोने में कार खड़ी करके उनका इंतजार करने लगा। वे सामान्य तरीके से टहलते हुए उस खिड़की तक पहुंचे जहां हरे नायलॉन वाली डमी खड़ी थी, और फिर एक एक करके वे अंदर चले गए। रिसेप्शन पर जश्न का माहौल था। जिन स्फटिक के गोलों से सेंट मंगोज में रोशनी होती थी उन पर लाल और सुनहरा रंग कर दिया गया था, जिससे वे चमकदार क्रिसमस बॉबल्स जैसे दिखने लगे थे। हर दरवाजे पर हॉली टंगी थी। जादुई बर्फ से ढके सफेद क्रिसमस ट्री हर कोने में चमक रहे थे। हर एक के ऊपर सोने का एक चमकदार सितारा लगा था। यहाँ पिछली बार से कम भीड़ थी, लेकिन कमरे में आधी दूर जाने पर हैरी को एक जादूगरनी ने एक तरफ धका दिया, जिसके बाएं नथुने में एक बर्तन फंस गया था। पारिवारिक विवाद। डेस्क के पीछे बैठी सुनहरी बालों वाली जादूगरनी ने मुस्कुराकर कहा, आप तीसरी हैं जिसे मैंने आज देखा है। मंत्र क्षति, चौथी मंजिल। उन्हें मिस्टर विजली तकियों पर टिके मिले। उनकी गोद में एक ट्रे रखी हुई थी, जिसमें टर्की के लंच के अवशेष थे।
और उनके चेहरे पर थोड़ा संकोची भाव था। जब सभी ने मिस्टर विजली को क्रिसमस की बधाइयां और तोहफे दिए तो मिसेस विजली ने कहा, सब कुछ ठीक है आर्थर? बढ़िया बढ़िया, मिस्टर विजली ने कुछ ज्यादा ही जोश से कहा। तुम उपचारक स्मिथविक से तो नहीं मिली है ना? नहीं, मिसेस विजली ने संदेह से पूछा। क्यों? कुछ नहीं कुछ नहीं, मिस्टर विजली ने अटपटे ढंग से कहा और अपने तोहफों का ढेर खोलने लगे। अच्छा, सबका दिन अच्छा रहा? तुम लोगों को क्रिसमस पर क्या क्या मिला? ओह हैरी, ये तो सचमुच शानदार है। उन्होंने अभी अभी फ्यूज वायर और स्क्रू ड्राइवरों का तोहफा खोला था जो हैरी ने दिया था। मिसेस विजली मिस्टर विजली के जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिखाई दे रही थी। जब उनके पति हैरी से हाथ मिलाने के लिए आगे झुके तो मिसेस विजली ने उनकी नाइट शर्ट के नीचे पट्टियां देखी। आर्थर, वे तेजी से बोली, तुम्हारी पट्टियां बदल गईं। तुम्हें एक दिन पहले पट्टियां क्यों बदलवानी पड़ी? उपचारकों ने मुझे बताया था कि वे कल पट्टियां बदलेंगे। क्या? मिस्टर वेजली ने थोड़ा डर कर कहा और चादर अपने सीने तक खींच ली। नहीं नहीं, ये कुछ नहीं है। ये तो मैं। मिसेस वेजली की पैनी निगाह के सामने उनकी हवा निकल रही थी। देखो, परेशान मत होना मॉली, लेकिन ऑगस्टस पाई के मन में एक विचार आया। तुम जानती हो, वो प्रशिक्षु उपचारक हैं। वो बहुत बढ़िया युवक है और पूरक चिकित्सा में उसकी गहरी दिलचस्पी है। मेरा मतलब है मगलू उपचार में। उन्हें टाके कहते हैं मॉली। मॉली, और वे मगलू घावों पर बहुत अच्छा असर करते हैं। मिसेस विजली ने एक भयंकर आवाज निकाली जो चीख और घुर्राहट के बीच की थी। ल्यूपिन बिस्तर से दूर टहलने लगे और उस नर भेड़िए के पास चले गए जो अकेला लेटा था और मिस्टर विजली के पास जमा भीड़ को हसरत से देख रहा था। बिल बुदबुदाकर बोला कि वो चाय पीने जा रहा है। फ्रेड और जॉर्ज भी मुस्कुराते हुए उनके साथ चल दिए। क्या तुम मुझसे ये कहना चाहते हो? मिसेस विजली ने कहा। उनकी आवाज हर शब्द के साथ ज्यादा तेज होती जा रही थी और उन्हें यह ध्यान ही नहीं था कि उनके साथ आए लोग बचने के लिए भाग रहे थे। कि तुम मगलू उपचारों से खिलवाड़ कर रहे थे? खिलवाड़ नहीं कर रहे थे मौली, मिस्टर विजली ने माफी मांगने के अंदाज में कहा। यह तो एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में पाई और मैंने सोचा कि हम कोशिश करके देख लेते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इस तरह के घावों में वो उतनी अच्छी तरह कामयाब नहीं हो पाया जितनी उम्मीद थी। मतलब? अच्छा, अच्छा अच्छा, मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हें तुम्हें पता भी है कि नहीं कि टांके क्या होते हैं। मुझे तो लगता है जैसे तुम अपनी चमड़ी दोबारा सिलवाने की कोशिश कर रहे थे। मिसेस विजली ने हंसी उड़ाते हुए कहा। लेकिन आर्थर, तुम भी इतने मूर्ख तो नहीं हो सकते। हैरी ने खड़े होते हुए कहा, मैं भी चाय पीने जाता हूं। हरमाइनी, रॉन और जिनी लगभग भागते हुए दरवाजे तक गए। जब दरवाजा झूलकर उनके पीछे बंद हुआ तो उन्हें मिसेस विजली के चीखने की आवाज आई। तुम्हारा क्या मतलब है? यह सामान्य विचार था? बिल्कुल डैडी जैसी हरकत, जिनी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। जब वे गलियारे में पहुंच गए। टांके? मैं पूछती हूँ। देखो, वे मगलू घावों को बहुत जल्दी ठीक कर देते हैं, हरमाइनी ने न्यायपूर्ण ढंग से कहा। मुझे लगता है कि उस सांप के जहर में कोई चीज उन्हें घोल देती होगी। क्या पता? टीरूम कहाँ है? हैरी ने स्वागत जादूगरनी की डेस्क के ऊपर के साइन बोर्ड को याद करते हुए कहा। 5वीं मंजिल पर। वे गलियारे में चल दिए। दोहरे दरवाजों से निकलकर वे एक हिलती डुलती सीढ़ी पर चढ़ने लगे जिसमें दोनों और क्रूर दिख रहे उपचारकों की तस्वीरें लगी थी। तस्वीरों में खड़े कई उपचारकों ने उन्हें आवाज लगाकर बताया कि उन्हें अजीब सी बीमारियां हैं। यही नहीं, उन्होंने इनके भयंकर उपचार भी सुझा दिए। जब एक मध्ययुगीन जादूगर ने रॉन को बताया कि उसे स्पेट्रोग्राइट हो गया है तो वो बहुत बुरा मान गया। ये क्या होता है? रॉन ने गुस्से से पूछा। जब उपचारक 6 अन्य तस्वीरों में भागकर उनके पीछे पीछे चलता रहा और बाकी तस्वीरों वालों को रास्ते से धकेलता चला। यह त्वचा का एक गंभीर रोग होता है नवयुवक, जो तुम्हारे चेहरे पर चेचक जैसे निशान बना देगा। इस समय तुम्हारा चेहरा जितना बुरा है, आगे चलकर उससे भी भयंकर हो जाएगा। रॉन के कान लाल हो गए और वो आवेश में बोला, किसका चेहरा बुरा है?
इसका एकमात्र इलाज ये है कि मेंढक का लिवर अपने गले में कसकर बांध लो और पूर्णमासी को ईल मछली की आंख से भरे पीपे में नंगे खड़े हो जाओ। मुझे स्पैटरग्राइट नहीं हुआ है, लेकिन नवयुवक तुम्हारे चेहरे पर ये बुरे से दाग, ये चकत्ते हैं, रॉन ने गुस्से से कहा। अब अपनी तस्वीर में जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। वो बाकी लोगों की तरफ मुड़ा जो जानबूझकर गंभीर चेहरा बनाए हुए थे। ये कौन सी मंजिल है? हरमाइनी ने कहा। मुझे लगता है पांचवी होगी। नहीं, ये चौथी है, हैरी ने कहा। एक और। लेकिन जैसे ही वे उस मंजिल पर पहुंचे वे तत्काल रुक गए। वे दोहरे दरवाजों में लगी एक छोटी खिड़की को घूर रहे थे, जिस पर गलियारे के शुरू में साइन बोर्ड लगा था, मंत्र क्षति। एक आदमी खिड़की के कांच पर अपनी नाक दबाकर उनकी तरफ देख रहा था। उसके लहराते हुए सुनहरे बाल थे, चमकीली नीली आंखें थी और चौड़ी मुस्कान थी, जिससे वो बहुत सफेद दांत दिखा रहा था। हे भगवान, रॉन ने उस आदमी की तरफ घूरते हुए कहा। ओह, ये क्या? हरमाइनी ने अचानक कहा। प्रोफेसर लॉकहार्ट। गुप्त कलाओं से रक्षा के उनके पूर्व टीचर ने दरवाजों को धकाया। लंबे लिलाक ड्रेसिंग गाउन में वे उनकी तरफ आए। हेलो, उन्होंने कहा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरा ऑटोग्राफ चाहिए होगा, है ना? ज्यादा नहीं बदले हैं, है ना? हैरी ने जिनी को बुदबुदाकर कहा, जो मुस्कुरा दी। "अ, आप कैसे हैं प्रोफेसर?" रॉन ने थोड़े अपराध बोध से कहा। रॉन की गड़बड़ छड़ी ने ही प्रोफेसर लॉकहार्ट की याददाश्त को इतनी ज्यादा क्षति पहुंचाई थी कि उन्हें सेंट मंगोज अस्पताल में आना पड़ा था। लेकिन लॉकहार्ट उस वक्त हैरी और रॉन की याददाश्त को हमेशा के लिए मिटाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए हैरी की सहानुभूति सीमित थी। मैं अच्छा हूं, धन्यवाद, लॉकहार्ट ने उत्साह से कहा और अपनी जेब से मोर के पंख वाली थोड़ी घिसी पिटी कलम निकाली। तुम्हें कितने ऑटोग्राफ चाहिए? क्या तुम्हें पता है कि मैं अब मिलाकर लिख सकता हूँ? हमें इस वक्त कुछ नहीं चाहिए, धन्यवाद, रॉन ने कहा और हैरी की तरफ भौहें उठाई। हैरी ने पूछा, प्रोफेसर, क्या आपको गलियारों में घूमना चाहिए? क्या आपको वार्ड में नहीं रहना चाहिए? लॉकहार्ट की चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। कुछ पल तक हैरी को लगातार देखने के बाद उन्होंने पूछा, क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं? हाँ, मिल चुके हैं प्रोफेसर, हैरी ने कहा, लेकिन आपको याद नहीं आ रहा। आप हमें हॉगवर्ट्स में पढ़ाते थे, याद है? पढ़ाता था, लॉकहार्ट ने दोहराया और थोड़ी उलझन में दिखने लगे। मैं? सचमुच? और फिर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट अचानक प्रकट हो गई, जिसे देखकर उन्हें थोड़ी दहशत होने लगी। मुझे लगता है मैंने तुम्हें अपना सारा ज्ञान दे दिया होगा, है ना? अच्छा, तो ऑटोग्राफ चाहिए? तो 1 दर्जन ठीक रहेंगे, ताकि तुम्हें अपने सारे दोस्तों को बांट सको और कोई भी ना छूटे। लेकिन तभी गलियारे से दूर वाले सिरे के दरवाजे से एक सिर बाहर निकला और एक आवाज आई। गिलरॉय, शरारती लड़के, तुम कहां निकल गए? माँ जैसे दिखने वाली एक उपचारक अपने बालों में पन्नियों का हार लगाए थी और वो गलियारे में तेजी से आई और हैरी तथा बाकी लोगों की तरफ गर्मजोशी से मुस्कुराई। ओ गिलरॉय, तुमसे मिलने के लिए लोग आए हैं। कितना बढ़िया है, आज क्रिसमस भी है। तुम लोगों को पता है, उससे मिलने कभी कोई नहीं आता है, बेचारा। और मुझे इसका कारण नहीं पता। वो बहुत प्यारा है ना? हम ऑटोग्राफ दे रहे हैं, गिलरॉय ने उपचारक की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। उन्हें ढेर सारे चाहिए। मना करने के बाद भी नहीं मान रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त तस्वीरें तो हैं, है ना? उसकी बात तो सुनो। उपचारक ने लॉकहार्ट की बाह पकड़ी और लॉकहार्ट की तरफ देखकर मुस्कुराई, जैसे लॉकहार्ट 2 साल का शरारती बच्चा हो। कुछ साल पहले वो मशहूर था। हमें उम्मीद है कि ऑटोग्राफ देने की ये इच्छा इस बात का संकेत है कि उसकी याददाश्त वापस आ सकती है। क्या तुम लोग इस तरफ चलोगे? तुम जानते हो, वो एक बंद वार्ड में रहता है।
जब मैं क्रिसमस के तोहफे अंदर ले जा रही थी तो वो बाहर निकल गया होगा। आमतौर पर दरवाजे पर ताला रहता है। वैसे खतरनाक नहीं है, लेकिन उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, वो तो खुद के लिए खतरा है। नहीं जानता कि वो कौन है। इधर उधर भटकता रहता है और उसे पता नहीं रहता कि कैसे लौटना है। तुम लोगों ने अच्छा किया जो उससे मिलने आ गए। रॉन ने ऊपर की मंजिल की तरफ इशारा करते हुए कहा। दरअसल हम लोग तो। लेकिन उपचारक बड़ी उम्मीद से उनकी तरफ मुस्कुरा रही थी और उसे चाय पीने जा रहे थे कि रॉन की कमजोर बुदबुदाहट सुनाई नहीं दी। उन्होंने एक दूसरे की तरफ लाचारी से देखा, फिर गलियारे में लॉक हार्ट और उनकी उपचारक के पीछे पीछे चल दिए। रॉन ने तेजी से कहा, हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। उपचारक जेनिस ने थिकी वार्ड के दरवाजे की तरफ अपनी छड़ी करके कहा, ओलोहोमोरा। दरवाजा तत्काल खुल गया और उपचारक ने गिलड्रॉय की बाह पकड़कर उन्हें उनके पलंग के पास की कुर्सी पर बैठा दिया। इस वार्ड में हमारे दीर्घकालीन मरीज रहते हैं, उपचारक ने हैरी, रॉन और हरमाइनी और जिनी को धीमी आवाज में बताया। स्थायी मंत्र क्षति। जाहिर है गहन उपचारक काढ़ों, सम्मोहनों और थोड़ी सी किस्मत की मदद से हम कुछ सुधार कर सकते हैं। गिलरॉय को थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा है और हमें मिस्टर बोर्ड में अच्छा सुधार देखने को मिला है, जिनकी बोलने की शक्ति अब लौट रही है। हालांकि वे अभी तक ऐसी भाषा नहीं बोल पाए जिसे हम समझ सकें। अच्छा, तो मुझे क्रिसमस के तोहफे पहुंचाने का काम पूरा करना है। मैं तुम लोगों को बातचीत के लिए अकेला छोड़ देती हूँ। हैरी ने चारों तरफ देखा। वार्ड को देखकर साफ लग रहा था कि ये इसके निवासियों का स्थायी घर बन चुका था। मिस्टर बिजली के वार्ड के बजाय इस वार्ड में पलंगों के आसपास ज्यादा व्यक्तिगत सामान था। गिलरॉय के पास वाली दीवार पर उनकी खुद की तस्वीरें लगी थीं, जो सभी दांत दिखाते हुए मुस्कुरा रही थी और नए आगंतुकों को देखकर हाथ हिला रही थी। उसने उनमें से कई पर बच्चों जैसी लिखावट में ऑटोग्राफ दे दिए थे। जिस पर उपचारक ने गिलरॉय को उनकी कुर्सी पर बैठाया, उन्होंने अपनी तरफ तस्वीरों का ढेर खींचा, एक कलम उठाई और उन सभी पर तेजी से साइन करने लगे। तुम इन्हें लिफाफों में रख सकती हो, उन्होंने जिनी से कहा और साइन की हुई तस्वीरें एक एक करके उसकी गोद में फेंकने लगे। लोग मुझे भूले नहीं हैं। मुझे अब भी बहुत सारी फैन मेल मिलती है। ग्लैडिस कजन तो हर सप्ताह लिखती हैं। काश मुझे पता होता कि वो ऐसा क्यों करती हैं। वे थोड़े हैरान दिखते हुए मुस्कुराए और नए उत्साह से साइन करने लगे। मुझे लगता है मेरी सुंदरता के कारण। सामने वाले पलंग पर पीली चमड़ी वाला एक उदास जादूगर लेटा लेटा छत को घूर रहा था। वो कुछ बड़बड़ा रहा था और उसे एहसास ही नहीं था कि उसके आसपास कोई है। दो पलंग दूर एक औरत लेटी थी जिसका पूरा चेहरा बालों से ढका था। हैरी को याद आया कि इसी तरह का हादसा हरमाइनी के साथ सेकेंड ईयर में हुआ था। हालांकि सौभाग्य से उसे स्थायी नुकसान नहीं हुआ था। वार्ड के दूर वाले सिरे पर दो पलंगों के बीच चारों तरफ फूल वाले पर्दे लगे थे, ताकि मरीजों और उनसे मिलने वालों को थोड़ी गोपनीयता मिल सके। ये लो एग्नेस, उपचारक ने बालों से ढके चेहरे वाली औरत से कहा और उसे क्रिसमस के तोहफों का एक छोटा ढेर दिया। देखा, तुम्हें कोई नहीं भूला है ना? और तुम्हारे बेटे ने ये बताने के लिए उल्लू भेजा है कि वो आज रात को आ रहा है। तो ये अच्छा है ना? एग्नेस कई बार जोर से भौंकी। और देखो ब्रोड्रिक, तुम्हारे लिए गमले में एक पौधा आया है और एक प्यारा कैलेंडर जिसमें हर महीने के लिए एक अलग गरुड़ अश्व की तस्वीर है। इससे रौनक आ जाएगी, है ना? उपचारक ने बड़बड़ाते हुए आदमी के पास जाते हुए कहा। फिर उपचारक ने उसके पलंग के पास के कैबिनेट पर लंबे लहराते कांटे वाला एक बदसूरत पौधा रख दिया और अपनी छड़ी से दीवार पर कैलेंडर लगा दिया। ओह, ओ मिसेस लॉन्ग बॉटम, क्या आप अभी से जा रही हैं? हैरी ने अपना सिर घुमाया। वार्ड के सिरे पर लगे दो पलंगों के पर्दे
हट गए थे और दो मिलने वाले पलंगों के बीच से आ रहे थे। उनमें से एक दबंग सी बूढ़ी महिला थी जो लंबी हरी ड्रेस और लोमड़ी के बालों वाला दीमक खाया नुकीला हैट पहने थी जो एक गिद्ध से सजा था। और उनके पीछे पूरी तरह निराश नेविल था। हैरी को अचानक समझ में आ गया कि सिरे वाले पलंग पर कौन होगा। उसने दूसरों का ध्यान हटाने के लिए कोई चीज खोजने की कोशिश की ताकि नेविल की तरफ किसी का ध्यान न जाए और कोई उसे सवाल न पूछे। लेकिन रॉन भी लॉन्ग बॉटम का नाम सुनकर देखने लगा था और इससे पहले कि हैरी इसे रोक पाता, वो चिल्ला पड़ा था, नेविल। नेविल उछला और इस तरह झुक गया जैसे उसके पास से कोई गोली निकल गई हो। हम हैं नेविल, रॉन ने उत्साह से उठते हुए कहा। क्या तुमने देखा? लॉकहार्ट यहाँ है। तुम किससे मिलने आए थे? तुम्हारे दोस्त हैं नेविल, नेविल की दादी ने शालीनता से पूछा और उन सभी के पास आई। नेविल को देखकर लग रहा था जैसे वो यहाँ नहीं रुकना चाहता था। उसके मोटे चेहरे पर एक हल्की बैंगनी चमक आ गई और वो किसी से आंख नहीं मिला रहा था। ओह हाँ, उसकी दादी ने हैरी की तरफ गौर से देखते हुए कहा और उससे हाथ मिलाने के लिए अपना झुर्रीदार पंजे जैसा हाथ बढ़ाया। हाँ हाँ, ये जाहिर है, मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो। नेविल तुम्हारी बहुत तारीफ करता है। धन्यवाद, हैरी ने हाथ मिलाते हुए कहा। नेविल ने उसकी तरफ नहीं देखा बल्कि अपने पैरों को देखता रहा और उसके चेहरे का रंग पूरे समय गहरा होता जा रहा था। और तुम लोग स्पष्ट रूप से बिजली होगे, मिसेस लॉन्ग बॉटम ने कहा और अपना हाथ शाही अंदाज में रॉन और जिनी की तरफ बारी बारी बढ़ाया। हाँ, मैं तुम्हारे माता पिता को जानती हूँ। जाहिर है, ज्यादा अच्छी तरह तो नहीं। आप लोग अच्छे हैं, अच्छे लोग हैं। और तुम हरमाइनी ग्रेंजर होगी। हरमाइनी थोड़ी हैरानी से देखने लगी कि मिसेस लॉन्ग बॉटम उसका नाम जानती थी, लेकिन उसने हाथ मिला लिया। हाँ, नेविल ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है। तुमने कई मुश्किल स्थितियों में इसकी मदद की थी, है ना? ये एक अच्छा लड़का है। उन्होंने नेविल की तरफ अपनी थोड़ी पतली नाक करके उसका मूल्यांकन करते हुए कहा। लेकिन मुझे ये कहते हुए अफसोस है कि ये अपने पिता जितना प्रतिभाशाली नहीं है। उन्होंने अपना सिर वार्ड के सिरे वाले दो पलंगों की दिशा में हिलाया, जिससे उसके हेड पर लगा गिद्ध बुरी तरह कांपने लगा। क्या? रॉन ने हैरत से पूछा। हैरी रॉन के पैर पर पैर मारना चाहता था, लेकिन जब आपने दुशालों के बजाय जीन्स पहन रखी हो तो इस तरह की चीज सबसे छिपा कर रखना मुश्किल होता है। नेविल सिरे वाले पलंग पर तुम्हारे डैडी हैं? ये क्या? मिसेस लॉन्ग बॉटम ने तीखी आवाज में कहा। नेविल, तुमने अपने दोस्तों को अपने माता पिता के बारे में नहीं बताया? नेविल ने एक गहरी सांस खींची और छत की तरफ देखकर सिर हिला दिया। हैरी को याद नहीं था कि उसे इससे ज्यादा अफसोस किसी चीज के लिए हुआ था, लेकिन उसे कोई तरीका नहीं सूझ रहा था कि वो इस स्थिति से बाहर निकलने में नेविल की मदद कैसे करे। देखो, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, मिसेस लॉन्ग बॉटम ने गुस्से से कहा। नेविल, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए। उन्होंने अपनी सेहत और बुद्धिमत्ता इसलिए नहीं खोई है ताकि उनके इकलौते बेटे को उन पर शर्म आए। मुझे शर्म नहीं आती है, नेविल ने बहुत धीरे से कहा और अब भी हैरी और बाकी लोगों की तरफ नहीं देख रहा था। रॉन पंजों के बल खड़े होकर पलंगों पर लेटे लोगों को देखने की कोशिश कर रहा था। ये बताने का तुम्हारा अंदाज बड़ा अजीब है, मिसेस लॉन्ग बॉटम ने कहा। फिर वे हैरी, रॉन, हरमाइनी और जिनी की तरफ मुड़कर गर्व से बोली। तुम जानते हो कौन के समर्थकों ने मेरे बेटे बहू को यातना देकर पागल कर दिया था? हरमाइनी और जिनी ने दहशत में अपने मुंह पर हाथ रख लिए। रॉन ने नेविल के माता पिता की झलक देखने की कोशिश में
अपनी गर्दन उठाना बंद कर दी और बुरी तरह आहत दिखने लगा। वे औरत थे और जादूगर समुदाय में बहुत सम्मानित थे, मिसेस लॉन्ग बॉटम ने कहा। बहुत प्रतिभाशाली थे। मैं हाँ एलिस, क्या हुआ? नेविल की मां नाइट ड्रेस में ही वार्ड में आ गई थी। उनका चेहरा अब उतना मोटा और खुश नहीं दिख रहा था जितना हैरी ने मूडी के माया पंछी के समूह की पुरानी तस्वीर में देखा था। अब उनका चेहरा पतला और थका हुआ था। उनके बाल अब सफेद हो चुके थे, उनकी आंखें बेजान थी और उनकी चमक जा चुकी थी। वो बोलना नहीं चाहती थी, या शायद बोल नहीं सकती थी। बहरहाल उन्होंने नेविल की तरफ इशारा किया और अपने हाथ में पकड़ी हुई कोई चीज दिखाई। मिसेस लॉन्ग बॉटम ने थोड़े थके अंदाज में कहा, एलिस, फिर से? बहुत अच्छा। नेविल, जाओ और उसे ले लो। लेकिन नेविल पहले ही अपना हाथ बढ़ा चुका था, जिससे उसकी मां ने ड्रूबल्स बेस्ट ब्लोइंग गम की खाली पन्नी दे दी। बहुत बढ़िया, नेविल की दादी ने नकली खुशी से भरी आवाज में कहा और नेविल की मां का कंधा थपथपा दिया। नेविल धीरे से बोला, धन्यवाद मॉम। उसकी मां गुनगुनाती हुई दोबारा वार्ड में चली गई। नेविल ने बाकी लोगों की तरफ विद्रोही अंदाज में देखा, जैसे उनसे कह रहा हो कि हंसकर तो देखो। लेकिन हैरी को नहीं लगा कि उसने जीवन में इससे दुखद दृश्य कभी देखा हो। अच्छा, तो हम चलते हैं, मिसेस लॉन्ग बॉटम ने आह भरते हुए कहा और अपने लंबे हरे दस्ताने खींचे। तुम लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। नेविल, उस रैपर को कूड़ेदान में डाल दो। अब तक उसने तुम्हें इतनी सारी पन्नियां दे दी हैं कि तुम्हारे पूरे बेडरूम में बिछ सकती हैं। लेकिन नेविल ने चुपके से उस चॉकलेट की पन्नी को अपनी जेब में रख लिया। उनके बाहर निकलते ही दरवाजा बंद हो गया। मुझे पता नहीं था, हरमाइनी ने रोतली आवाज में कहा। मुझे भी नहीं, रॉन ने भर्राई आवाज में कहा। मुझे भी नहीं, जिनी ने फुसफुसाकर कहा। उन लोगों ने हैरी को देखा। उसने उदासी से कहा, मुझे पता था, डंबलडोर ने मुझे बताया था, लेकिन उन्होंने मुझसे ये वादा करवा लिया था कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। इसीलिए बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज को अज़्काबान भेजा गया था। उसने नेविल के माता पिता पर पीड़ीकृत शाप का इस्तेमाल तब तक किया था जब तक कि उनका दिमाग नहीं चल गया। हरमाइनी दहशत में फुसफुसाई, ये काम बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज ने किया था? वो औरत जिसकी तस्वीर क्रीचर ने अपनी मान में लगा रखी है? एक लंबी खामोशी छाई रही, जो लॉकहार्ट की गुस्से भरी आवाज से ही टूटी। देखा, मैंने जोड़ जोड़ कर लिखना यूं ही नहीं सीखा है।